हम आते हैं सीधे सविनय अवज्ञा आंदोलन पे, जिसको हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। इसका अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब हुआ कि जो भी कानून या जो भी नियम बनाए गए हैं हम उनका पालन नहीं करेंगे। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार काफी विस्तृत था, इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, महिलाएं, बच्चे और सभी। अब साइमन, इसके कई कारण थे। एक था जैसे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया था भारत में यहाँ के संवैधानिक गतिविधियों को देखकर यहाँ के लिए एक नए नियम पारित करने के लिए, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसी वजह से इस साइमन कमीशन को बायकॉट कर दिया गया। इस साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए गए और वापस जाने के लिए कहा गया। ये आप देख भी सकते हैं, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, काले झंडे, हड़ताल और प्रदर्शन आम बात हो गई थी। फिर साथ ही साथ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो कि मोतीलाल नेहरू ने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने। इसमें ब्रिटिश सरकार से कहा गया कि आप हमें एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दीजिए, जिसका अर्थ हुआ कि आप खुद हमारे ऊपर शासन करिए, लेकिन हम अपने सारे के सारे फैसले खुद ले सकें। हम अपने प्रशासनिक और अपने सामाजिक, धार्मिक इस तरीके के निर्णय हम खुद ले सके, लेकिन तब भी सबसे ऊपर आप ही रहिए, लेकिन हमें अपने हिसाब से अपना देश चलाने दीजिए। अब नेहरू रिपोर्ट हो गई। उसके बाद विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। अब 1923 से लेके 30 तक जो मूल्य थे उनकी जो हर चीज का जो मूल्य था वो बेतहाशा तरीके से बढ़ रहा था। महंगाई बढ़ रही थी, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो चुका था, पूंजीपतियों की हालत खराब थी। जो इतने अमीर अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो औद्योगिकरण कर रहे होते हैं, उनकी हालत खराब हो चुकी थी और कारखाने बंद हो गए थे। तो लोग गरीबी की मार झेल रहे थे। इस वजह ये कारण था। फिर समाजवाद का प्रभाव बढ़ा। अब मार्क्सवाद आपको अभी शायद नहीं पता होगा, लेकिन एक कार्ल मार्क्स थे, उनकी एक थ्योरी है, जिसका थ्योरी मतलब उनकी एक सोच है जिसमें ये था कि मजदूर और कृषि विभाग मतलब किसान, इन सबको सर्वोपरि रखकर ही हमें अपने सारे नियम, कानून और प्रशासनिक नीतियां बनानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है और किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, कोई बहुत ऊंचे स्तर पर बैठा है, कोई बिल्कुल गरीब है। तो इन्हीं सारी जो थ्योरीज थी, इसी तरीके के जो विचार थे, वो लोगों में बहुत तेजी से फैल रहे थे, और इसीलिए हमारी कम्युनिस्ट पार्टी और इस तरीके की पार्टीज और लोगों में इस सोच का प्रभाव बढ़ रहा था। और समाजवादी विचार के सबसे ज्यादा जो हम कह सकते हैं बड़े नेता थे जो इसका सपोर्ट कर रहे थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। अब अगला कारण, क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार। अब इसमें सबसे ज्यादा जो मेन था वो जो हम अपने सामने देख सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, मेरठ षड्यंत्र का केस और लाहौर षड्यंत्र केस, जो झूठे देशद्रोह के मुकदमे कर दिए जाते थे लोगों पर कि आपने ऐसा हम देश के खिलाफ किया है, और उन्हें कड़ी सजा हो जाती थी। भगत सिंह वगैरह भी इसी तरीके के लोग थे जिन पर ऐसे ही षड्यंत्र वाले केसेस चला दिए जाते थे। बहुत केसेस थे उस समय जो चलते थे, और क्रांतिकारियों को बहुत अमानवीय तरीके से सजा दे दी जाती थी। अब अगले पर आते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग। अब ये सविनय आंदोलन का एक मुख्य मांग ये भी थी कि उन्हें पूर्ण स्वराज दे दिया जाए। पहले तक हम सिर्फ डोमिनियन स्टेटस वगैरह की बात कर रहे थे, या कह रहे थे कि आप हम पर राज करते रहिए, लेकिन हमें कुछ तो पावर दे दीजिए अपने आप को चलाने की। लेकिन अब बात हो गई कि नहीं, अब नेहरू ने तिरंगा फहराया रवि नदी के आसपास, रवि नदी के पास, और 31 दिसंबर 1929 को ये शपथ ली कि
कि हम स्वतंत्रता पाकर रहेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। यही वजह है, क्योंकि पहली बार लाहौर सेशन में हमने ये तय कर लिया था कि हम आजादी लेकर रहेंगे, और वो दिन था 26 जनवरी 1930 का। अब आगे चलते हैं। गांधी का समझौतावादी रुख। अब आंदोलन के पूर्व गांधी ने वाइसरॉय इरविन को की समझ से 11 सूत्रीय मांग रखी अपनी। उन्होंने 11 मांगे रखी कि आप इन्हें मान लीजिए, लेकिन इरविन ने मांगे मानना तो दूर, गांधी जी से बात भी करना ठीक नहीं समझा। तो फिर इन्हीं सब वजहों की वजह से शुरुआत हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, जिसे हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत हुई 12 मार्च को दांडी यात्रा से। इसमें 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों को लेकर गांधी जी पहुंचे समुद्र के तट पर, और वहां पर नमक कानून को तोड़ते हुए, क्योंकि उस समय किसी सिर्फ अंग्रेज थे जो नमक बना सकते थे, लेकिन उसी नमक कानून को तोड़ते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की। इसमें इसके कई कारण, इसके कई कार्यक्रम थे जो कि आप पढ़ सकते हैं। हर जगह नमक कानून का उल्लंघन करना, छात्र स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करें, विदेशी कपड़े को जलाया जाना चाहिए, और सरकार का कोई भी कर नहीं अदा करना चाहिए, औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना चाहिए, वकील अदालत छोड़ें, हर घर में चरखा काटें और सूत बनाएं। इन सभी कार्यक्रम में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए। अब आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह के प्रसार। इसमें ये जो आपको पूरी लिस्ट दी गई है, ये बहुत जरूरी हो जाती है कि कौन सी यात्रा कहाँ हुई और किन लोगों द्वारा की गई। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के सामाजिक एवं राजनैतिक सुधारों ने पाठनों में राजनैतिक चेतना का प्रसार किया। इन्हें बादशाह खान या सीमंत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। बाकी सारी चीज जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। चलिए अब हम पढ़ते हैं बिहार के आंदोलन का प्रसार। क्योंकि बिहार में समुद्र के तट नहीं होते हैं, हम सभी को पता है, उसके चारों ओर लैंड है, जमीन है, पानी तो है नहीं, तो इसीलिए वहां पर चौकीदारी करके आंदोलन का नेतृत्व हुआ गंगा प्रसाद के नेतृत्व में। अब ये कहाँ हुआ, कौन कौन से शहरों में हुआ? तो गया, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बड़हिया, बेगूसराय आदि अन्य क्षेत्रों में। और उसके बाद हम आते हैं गांधी इरविन पैक्ट पे। अब गांधी, पहले आपको मैंने बताया ही है कि गांधी की 11 सूत्रीय मांग इरविन ने सुनने से भी मना कर दिया था, लेकिन क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से ब्रिटिश शासन पर बहुत भारी भार पड़ रहा था, उन पर काफी प्रभाव पड़ रहा था। इसकी वजह से गांधी इरविन पैक्ट के नाम से इन दोनों के बीच में एक समझौता साझा हुआ। इसे दिल्ली समझौता भी हम कहते हैं। गांधी इसमें ये बात हुई कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे, और लॉर्ड इरविन जो है वो क्या करेंगे, वो सहमति दे देंगे कि आप वो बस ये इरविन बस ये चाहते थे कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लें, जिसे कहते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि लंदन में होनी थी। इरविन ने गांधी जी से बस इतना ही इतनी ही मांग करी, लेकिन गांधी जी निराश होकर वापस लौट गए। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम थे? तो इसमें ये आंदोलन सामाजिक तौर पर बहुत अधिक फैल चुका था, बहुत विस्तृत था।
इसमें महिलाओं ने भाग लिया, इसमें मजदूर वर्ग की भागीदारी थी, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व अशिक्षित लोगों ने भी इसमें भाग लिया। और दूसरा, इसमें समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। पहले लोगों को लगता था कि भाई कोई भी हमें शासन करे, हम तो दबे कुचले ही रहेंगे, क्या फायदा है। लेकिन इस आंदोलन की मदद से राजनीतिकरण हो सका हर वर्ग का। हर इंसान को अपने अधिकारों के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल सका इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से। अब आगे आगे भी कई सारी चीजें हैं। अवज्ञा में, इस आंदोलन में महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आर्थिक बहिष्कार किया गया ब्रिटिश हितों को प्रभावित करने के लिए, ताकि ब्रिटिश यहाँ पर अपना जो व्यवसाय है, जो ट्रेड है, वो ठीक से ना कर सकें और उन्हें ये समझ में आए कि भारत अब उनको आसानी से अच्छे से यहाँ पर फलने फूलने देने वालों में से नहीं है। और इसके अलावा क्या हुआ, वानर सेना, मंजरी सेना संगठन के रूप में नए नए संगठन को बनाया गया। प्रभात फेरी का आयोजन भी संगठनात्मक तरीकों से अंतर्गत विशेष महत्व रखता है। पत्र और पत्रिकाओं का इस्तेमाल भी लोगों को संगठित करने का एक नया तरीका था। लोगों को एक सूत्र में बांधा जाने लगा। इसमें श्रमिक एवं कृषक का जो वर्ग था उसे भी इसमें सम्मिलित किया गया। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक परिणाम था 1935 में आने वाला एक अधिनियम, जो कि आज भी हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। यह आप आगे की क्लासेस में चलकर पढ़ेंगे। अब इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की गति तेज हुई और अंग्रेजों के शोषणपूर्ण नीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन हुए। और इन आंदोलनों में भारत के किसान, मजदूर, महिलाओं ने को एक नया आवाम दिया। अब आगे चलते हैं किसान आंदोलनों के बारे में। ये उतने जरूरी नहीं है, मगर फिर भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन, ये दो आंदोलन आपके लिए जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था और ये काफी जरूरी इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इसका काफी अच्छा प्रभाव भारतीयों पर पड़ा। उन्हें समझ में आने लगा कि उनकी मांगों को कोई सुनने वाला है, कोई उनको नेतृत्व प्रदान करने वाला है। तो अब चंपारण आंदोलन में ये हुआ कि तिनकटिया सिस्टम चलता था, तिनकटिया व्यवस्था चलती थी, जिसमें अगर आपके पास 20 एकड़ जमीन है तो उसमें से 3 एकड़ में आपको नील की या कपास की खेती करनी होती थी। अब किसान बिल्कुल उस पर नील की खेती नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो ना केवल उनकी हेल्थ पे, ना केवल उनके स्वास्थ्य पे असर करती थी, बल्कि जमीन को भी बैरन कर देती थी। लेकिन फिर भी किसानों को मजबूरन ये खेती करनी पड़ती थी क्योंकि ब्रिटिश उनसे करवाते थे। अब बगान मालिक किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें ही बेचने के लिए बाध्य करते थे और वो उन्हें एक निम्न मूल्य पर बेचनी पड़ती थी और कोई उनसे खरीदता नहीं था। और धीरे धीरे जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी एक नील विकसित कर ली, जिससे कि जो भारत के किसान जो नील की खेती कर रहे थे, अब वो नील बेकार हो गई और इस वजह से भारत की भारतीय नील की मांग बिल्कुल कम हो गई। चंपारण में अधिकांश बगान मालिक ने यह महसूस करने लगे कि नील के व्यापार में अब उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने अपने जो घाटे थे वो किसानों पर लादना शुरू कर दिया। उन्होंने उनसे अधिक कर ले लिया, बहुत सारे मुआवजे ले लिए, ये कहकर कि चलिए अब आपको नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी। और बाद में पता चला कि और इन सबसे उनकी तो आर्थिक वृद्धि हो गई, जमींदारों की या अधिकांश बगान मालिकों की, लेकिन किसान पर इसका दबाव
और बढ़ता चला गया। नीलोहों के इस अत्याचार से चंपारण के किसान त्रस्त थे। तभी उनमें से एक किसान थे राजकुमार शुक्ला, जो कि गांधी जी को जिन्होंने गांधी जी को चंपारण के किसानों की इस दुर्गति से अवगत कराते हुए उनको उनसे विनती की कि वो आए और किसानों को किसानों की मदद करें। गांधी जी वहां गए और वहां पर जाकर उन्होंने वहां पर ब्रिटिशर्स पे दबाव बनाया और इसके चलते चंपारण अग्रेरियन कमेटी, अग्रेरियन का मतलब होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर मतलब खेती, इससे रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई जिसमें ये सिफारिश की गई कि तिनकटिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, जो कि और वो भी अन्य कर जो किसानों को देने पड़ रहे हैं उसे भी समाप्त किया जाए, और बढ़ाए गए जो लगान उनसे ऑलरेडी सरकार ले चुकी है और अवैध रूप से जो वसूली की गई है उसका 25% किसानों को वापस सूद समेत लौटा दिया जाए। कमेटी की इन सिफारिशों को 1919 की समस्याओं से 1919 के चंपारण अग्रेरियन एक्ट के रूप में पारित किया गया और इस प्रकार गांधी जी लोगों के दिल में अपना रास्ता बनाने लगे थे। अब हम आते हैं खेड़ा आंदोलन में। खेड़ा आंदोलन उतना लंबा नहीं चला, ना ही उसकी कोई बहुत कठिन स्ट्रगल थी, लेकिन फिर भी गुजरात में खेड़ा जिले में गांधी जी ने लगान की माफी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया, क्योंकि अधिक बारिश के कारण वहां की फसल, जो खारिफ की फसल थी, वो बेकार हो चुकी थी। लेकिन बाद में वहां पर बारिश हो गई और फसलें भी ठीक हो गईं और किसानों की हालत में अपने आप ही सुधार आ गया। इस वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वहीं खत्म करते हुए खेड़ा आंदोलन को समाप्त कर दिया। अब मोपाल विद्रोह ज्यादातर हमने पहले नहीं पढ़ा होगा आपने, लेकिन फिर भी ये केरल राज्य में मालाबार तट में किसानों का एक बड़ा विद्रोह था। इसमें स्थानीय पट्टेदार और खेतीहर थे मोपाल में, जो कि इस्लाम धर्म के थे, और स्थानीय नंबूदरी एवं नायर भूस्वामी उच्च जातीय हिंदू थे। अब इनमें क्या दिक्कत हुई? इन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त था, जो हिंदू थे उन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त था और पुलिस और न्यायालय का इन्हीं का समर्थन करती थी, और भूमि संबंधित उन पे अधिकतर नियंत्रण किए जाने लगे। इससे उत्पन्न असंतोष ने किसान एवं जमींदार के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी और दुर्भाग्यवश सांप्रदायिक हिंसा में परिवर्तित हो गया। अब जब सांप्रदायिक हिंसा हुई तो सन 1921 में नई स्थिति उत्पन्न हुई। कांग्रेस ने किसानों के हक में या किसानों के हित में भूमि एवं राजस्व सुधारों की मांग की और खिलाफत आंदोलन को भी अपना समर्थन दे दिया, और मोपाल विद्रोह को एक तरीके से खिलाफत मूवमेंट में ही, खिलाफत आंदोलन में ही जोड़ लिया गया। अब आगे चलते हैं हम बरदोली सत्याग्रह पर। अब बरदोली सत्याग्रह जो था वो गुजरात के सूरत जिले में हुआ था, और इसमें सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और सरदार की जो उपलब्धि थी, जो नाम था, वो भी प्यार से वहां की महिलाओं ने इसी सत्याग्रह के चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था। अब आ जाते हैं हम अगले पन्ने में, किसान सभा का गठन। अब किसान सभा के गठन में आपको कुछ बहुत ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, लेकिन इसमें आप इस बात का ध्यान रखें कि किसान सभा किसके द्वारा स्थापित की गई, कब की गई, और किसने इसकी स्थापना करने में एक अहम भूमिका निभाई। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी होंगी। आगे चल के हमारे पास है मजदूर आंदोलन, जनजातीय आंदोलन एवं जनजातीय आंदोलन और मजदूर आंदोलन, जिनके बारे में आप अपने आप ही पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है।
छोटे छोटे आंदोलन हैं। एग्जाम में भी जरूरी नहीं है कि इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये उतने जरूरी नहीं है। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में के लिए आप साल याद रखें, डेट्स याद रखना बहुत जरूरी है, और कुछ अगर इम्पोर्टेंट नाम हो, जैसे स्थानीय नेताओं के नाम हो गए, या कोई जगह जहां पर ये जहां से ये आंदोलन शुरू हुए हों। ये मैं सभी आंदोलनों के विषय में बात कर रही हूँ। अब आगे चल के इस पाठ में बताया गया है कि भारतीय राजनीतिक दलों के बारे में, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत, मुस्लिम लीग की शुरुआत, और कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, एवं राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके पाठ में दी गई है। इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, मगर इन जैसे मगर इस टेक्स्ट में, इस आपकी किताब में जो भी सेंटेंसेस बोल्ड में दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके बारे, तो वो लाइन अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो और वो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। तो इसको जरूर पढ़ लें, ताकि आपको ये याद रहे कि किसने कब किस पार्टी की स्थापना की थी, किस जगह की थी, उनका क्या मूल्य रूप से उनका क्या वजह थी उस पार्टी को सेटअप करने की, और उनकी क्या नीतियां थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस को की स्थापना करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। पहला कांग्रेस का सेशन कब हुआ था, जो कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। तो इस तरीके की चीजें आपको याद करनी होंगी, उसमें कुछ समझने वाला नहीं है, और हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। चलिए अब हम चलते हैं आपकी अभ्यास की एक्सरसाइजेस पर। पेज 101 अभ्यास। अब इसमें आपको मैं आंसर्स बता देती हूँ। इस तरीके के, इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि खाली यही क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में, इस तरीके के कोई और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर है सी, जिसको हम ग लिखा है यहाँ पर। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इसका आंसर है लाला हरदयाल ने 1913 में। फिर दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि में को हुआ? 13 अप्रैल 1900 ईस्वी। क आंसर, इसका सेकंड का आंसर क है। तीसरा, लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ? इसका भी आंसर क है, 1916 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेश में पारित हुआ? इसका आंसर भी क, सितंबर 1920 कलकत्ता में। पांचवा, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? इसका भी जवाब क, 1920 में तुर्की के शासक खलीफा के समर्थन में। छठा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो हम इसमें लिखेंगे ग, 1930 दांडी। सातवां, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेश में पारित किया? जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, 1923 में, 1929 में लाहौर में। क इसका आंसर होगा। आठवां, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका आंसर होगा ख, 1925 में के बी हेडवेगार ने। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? ख, 1925 के बी हेडगड़ेवार। 9, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? मैंने अभी आपको पढ़ाया, क, बरदौली। रंपा विद्रोह कब हुआ? इसका आंसर है 1916 क। अब रिंखित स्थानों की पूर्ति करें, इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शुरुआत की। सेकंड, मौलाना मोहम्मद अली
भारत के में खलीफत आंदोलन के नेता थे मौलाना मोहम्मद अली। तीसरा, 5 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन, को स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा कांड के बाद। सो इसका जवाब होगा 5 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन। चौथा, साइमन कमीशन के अध्यक्ष का क्या नाम था? सर जॉन साइमन। पांचवा, ये मैं एक बार आपको इसका आंसर नहीं बता। 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बैनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। 7, 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। 8, ओडिशा में 1914 में खोड़ विद्रोह हुआ था। ठीक, अब इसके ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके लिए दिए गए हैं कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। क्योंकि ओटोमन के खलीफा को एक जबरदस्ती एक शांति संधि के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा था, जो कि भारतीय मुसलमानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? अगर आप एग्जाम में ना अपील, ना वकील, ना दलील लिखकर आएंगे तो शायद आपको उतने अंक ना दिए जाए, तो उसको अच्छे से अपने सिंपल शब्दों में भी समझाइएगा कि किसी भी व्यक्ति को जब किसी भी भारतीय को ब्रिटिश उठाकर अगर जेल में डाल देंगे और उनके लिए एक स्पेशल एक न्यायालय का इंतजाम किया गया था, जिसमें कि उनको ना ही कोई दलील देने का अधिकार होगा, ना ही वो वकील की मदद ले सकते हैं, और ना ही उस फैसले के खिलाफ कहीं और अपील कर सकते हैं। उसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? नमक कानून को तोड़ना और सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना, ये था दांडी मार्च यात्रा का उद्देश्य। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है? इसके बारे में भी मैं आपको अभी पढ़ा चुकी हूँ कि दोनों के बीच में यही समझौता हुआ था कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेंगे, और साथ साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होनी है उसमें भाग लेंगे। 5वां, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताओ। तो इसके बारे में भी आपकी किताब में दिया हुआ है। आप चाहें तो मैं आपको पेज नंबर बता सकती हूँ। इसके बारे में आपको सब कुछ संक्षिप्त में लिखना होगा कि तिनकठिया सिस्टम उसमें चल रहा था, तो उसके क्या खराब रिजल्ट थे जो किसानों को झेलने पड़ रहे थे, और गांधी जी ने उसमें कैसे उनको उससे आजादी दिलाई। इसका आंसर आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज 87 पर दिया हुआ है। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? मेरठ षड्यंत्र के बारे में भी आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। जब नकली देशद्रोह के कई झूठे केस करे जा रहे थे लोगों पर, तो उसे मेरठ षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। आगे 7वां प्रश्न, जगत भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षिप्त में बताओ। इसका आंसर आपको पेज नंबर 92 में 3rd पैराग्राफ में मिल जाएगा। इनके बारे में सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है। 8वां क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? इसका आंसर आपको पेज नंबर 91 के 1st पैराग्राफ में दिया हुआ है। आशा करती हूँ कि ये आपको ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब यहाँ पे हम करेंगे मैच द फॉलोइंग। तो गांधीवादी चरण, इसका आंसर है ख, 1919 से 47 तक। ठीक है। दूसरा, चौरी चौरा कांड,
इसका आंसर है 5 फरवरी 1922। तीसरा, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या कहाँ पे हुआ था इसका प्रथम इसके प्रथम अध्यक्ष तो व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन पता नहीं क्यों आपके में आंसर 1915 होगा। इसको एक बार किसी से पूछ सकते हैं आप, मुझे इसमें आंसर गलत लग रहा है, इसका आंसर व्योमकेश चंद्र बनर्जी होना चाहिए। चौथा, बंगाल विभाजन वापस, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1911, जो कि उन्होंने पहले 1905 में उसे लगाया और 1911 में भारतीयों के प्रयास से उसको वापस लेना पड़ा। अगला, हिंदू महासभा, पांचवा, इसका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। वो हिंदू महासभा के एक नेता थे और साथ में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। भोपाल विद्रोह, ये कहाँ हुआ था, केरल में, तो इसका आंसर होगा केरल। बाकी सब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद करने होंगे, अभ्यास करते रहें, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ भारत में राष्ट्रवाद अच्छे से समझ में आया होगा। नमस्कार।